उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का चुनाव कुछ ही दिनों के बाद होना है। हालांकि अभी तक विधिवत घोषणा नहीं हुई, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई है। अधिवक्ताओं की बैठकों का दौर जारी है। मैंने इससे पहले आपको बहुत से कैंडिडेट से रूबरू कराया है। शिव किशोर गौड़ जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, इसके अलावा हरिशंकर सिंह भी आ रहे हैं, इमरान महमूद खान भी आ रहे हैं, सरताज गाजी भी हैं मेरठ से, रोहताश अग्रवाल, बलवंत सिंह, न जाने कितने ऐसे चेहरे होंगे जो कि अपना दावेदारी कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वो सच्चे हमदर्द हैं अधिवक्ताओं के। लेकिन आज बीच में फिर पहुंचे हैं जनपद मुजफ्फरनगर, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद है। यहाँ पर सैयद महफूजुर रहमान फैज़ी साहब, जिनके बारे में आपको बताऊं कि आप अवध बार एसोसिएशन में पदाधिकारी रहे, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और लखनऊ के एक जाने मानी शख्सियत हैं। स्वागत है फैज़ी साहब आपका बार और बेंच पर। फैज़ुर रहमान साहब, क्या आप किस तरह से आपके जहन में आया कि मुझे बार काउंसिल में जाना चाहिए, क्या वजह रही? देखिए, मैं जब पदाधिकारी था 2017 और 18 में जी और भारी मतों से चुना गया था जी तो मैंने सबसे पहले अपने हाई कोर्ट में बहुत सारी और लखनऊ के कचहरियों में अधिवक्ताओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखी जी कि किस किस तरह की उठने की, बैठने की और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन है तमाम सारा। तो मुझे ये लगा कि ये सब सारी चीज़ें सिर्फ बार तक सीमित रह के नहीं की जा सकती। इसके लिए बार काउंसिल का चुनाव लड़ना चाहिए और वहाँ सदस्य बन के ही कुछ प्रयास किया जा सकता है अधिवक्ता हित में। अधिवक्ताओं की बहुत सी ऐसी परेशानियां लंबित हैं, मामले लंबित हैं। बात की जाती है चुनाव से पहले हर कोई कैंडिडेट जो होता है वो वादा करता है कि उनके लिए उनका ख़ास तौर से मेडिकल क्लेम भी बढ़वा दिया जाएगा, मृतक आश्रितों को जो अनुदान है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, और बार काउंसिल के अंदर ख़ास तौर से और हमारी जो न्यास संस्था है उसके अंदर भी करोड़ों अरबों खरबों रुपया पड़ा है, लेकिन पात्रों को वक्त पर वो पैसा नहीं मुहैया करा पाए हैं अभी तक बहुत से कैंडिडेट। ऐसे में कितने दिन के बाद कोई भी अगर आपके पास पहुंचेगा किसी का मेडिकल क्लेम या इसके अलावा मृतक आश्रितों को, तो किस तरह से समाधान कराएंगे? देखिए, मृतक आश्रित को जो धनराशि मिलती है उसको मैं बढ़ाने का वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आवेदन मेरे संज्ञान में या मेरे पास आएगा, मृतक आश्रित को जो पैसा मिलता है वो 30 दिन के अंदर मैं उसका पेमेंट कराऊंगा। जो आश्रित होगा 30 दिन से 31 दिन नहीं लगेगा, वो मेरे पास से, मेरे जरिए से उसको पेमेंट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त सामने आ गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर। क्या आपकी इसमें वो रहेगी स्ट्रेटजी? देखिए, ये भी जो ऑर्डर हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसमें वर्तमान जो बार काउंसिल के सदस्यगण हैं उनकी कंसेंट थी, उनकी रजामंदी थी। अधिवक्ताओं के पास एकमात्र जो अपनी बातें मंगवाने का जो तरीका होता है वो हड़ताल ही होती है, और हमको सरकार कोई तनख्वाह तो देती नहीं है। ये हमारी मर्जी है जब हम काम करें कि ना करें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अभी आपने देखा होगा कि कलकत्ते में एक हादसा हुआ, उसके पास देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, जबकि तमाम सारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जिनको सरकार तनख्वाह देती है वो भी हड़ताल पे चले गए, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाया, और तमाम सारे उस पर किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई संज्ञान लिया, ना कोई कंटेम्प्ट चलाया, ना उनके बारे में कोई डायरेक्शन किया। हमारी हड़ताल से किसी की मौत तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत होगा, मुकदमा आदम पैरवी में खारिज हो जाएगा, उसको भी रिस्टोर करा लेंगे। लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल से तो आदमी मर भी जाता है, और तमाम लोग मर भी गए इस दौरान। उस पर किसी भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। सारा संज्ञान सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए लिया जाता है, सारे डायरेक्शन सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए किए जाते हैं। इसको हम लोग या तो अपील करेंगे या तो उसका कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्राथमिकता पे रहेगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में। पश्चिम मेरे में एजेंडे में प्राथमिकता पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा, और इसको अगर मैं चुना जाता हूं तो 5 साल के अंदर हर हाल में, चाहे इसके लिए सड़क पे आना पड़े, चाहे इसके लिए विधानसभा घेरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग लागू करवा के ही रवानेंगे। वर्षों से, सदियों से एक मांग चली आ रही है पश्चिम के अंदर हाईकोर्ट बेंच स्थापना को लेकर। आप पूरब से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे देखेंगे आप पश्चिम वालों को और पूरब वालों को साथ लेके, क्या इसका समाधान निकालेंगे? देखिए, मांग तो ये जायज़ है पश्चिम के लोगों की। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा ज़िला है, उत्तर प्रदेश छोटे ज़िले उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इससे छोटे छोटे राज्यों में 3-3 बेंच हाई कोर्ट की है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इनमें 3-3, 4-4 बेंचें हैं हाई कोर्ट की। और जो 2 बेंच आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की है, वो भी दोनों पूर्वांचल में ही है, ईस्टर्न यूपी में ही कह लीजिए आप, 200 किलोमीटर दूरी है। अब सहारनपुर का आदमी 700-800 किलोमीटर इलाहाबाद जाता है,
और एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, हमारे यहाँ लखनऊ से शाहजहांपुर 2 घंटे का रास्ता है, 160 किलोमीटर है। उसका जुरिस्डिक्शन लगता है इलाहाबाद, वो लखनऊ पार करके इलाहाबाद जाता है। तो हम तो आप पश्चिम यूपी के अधिवक्ताओं की जो बेंच की मांग है उसके समर्थन में, उसके साथ। और कौन सी ऐसी जो बहुत नीडी है आज ज़रूरत है अधिवक्ताओं की, उनमें कौन कौन सी आप पूरी कराने के सबसे पक्षधर है? और एक जो बहुत गूढ़ जो समस्या है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो अभी मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आदमी एक चिट्ठी लिख के डाल देता है किसी अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत, उस शिकायत का निस्तारण 5-5 साल 7-7 साल नहीं होता है। और कभी उसको कोई जो सदस्यगढ़ होता है जो सुनवाई कर रहा होता है, कभी मेरठ बुलाता है उसको, तो कभी इलाहाबाद बुलाता है, तो कभी गोरखपुर बुलाता है, जवाब दाखिल करने के बावजूद भी उसका निस्तारण नहीं होता। मैं नोटिस जारी होने के बाद तामीरा रिपोर्ट आएगी, उसके बाद 2 तारीख में उसका शिकायत का मैं निस्तारण कर दूँगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनका स्टेटस भी बढ़े, सामाजिक जो ज़रूरत है, पोजीशन है, उन बड़े अधिवक्ताओं की जो बुनियादी चीज़ है, ज़रूरतें हैं, उसमें भी क्या आपने कोई चीज़ चुनी है? जैसे कि अभी एक से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तो हम तो बसों के अंदर भी फ्री यात्रा कराएंगे अधिवक्ताओं को। एक से बात की तो हम कॉलोनीज़ बनवाएंगे। एक ने कहा कि हम अधिवक्ताओं को पेंशन दिलाएंगे। तो ऐसी क्या चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, एक ख़ास तौर से युवा अधिवक्ताओं के लिए भी है, या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए क्या कोई योजनाएं सोची है? जी, उनके लिए मैंने मेडिकल इंश्योरेंस सोचा है कि पूरे यूपी के अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा प्रयास किया जाएगा, कोई योजना ऐसी ले जाई जाएगी कि मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त अधिवक्ताओं को है। वो मेडिक्लेम हम कराने का प्रयास करेंगे। और एक दूसरी बात, अधिवक्ताओं के लिए हम प्रयास ये करेंगे, जो टोल टैक्स होता है हाईवे पे, उसको मांग करेंगे बनने के बाद, चाहे उसके लिए दूसरे मंत्री से मिलना पड़े, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, या जिससे भी जाना पड़े, या कोर्ट जाके कुछ डायरेक्शन कराना पड़े कि टोल टैक्स अधिवक्ताओं के लिए फ्री किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे, देख रहे थे, मेरे साथ सीधा बने हुए थे महफूजुर रहमान साहब उर्फ फैज़ी साहब। फैज़ी साहब का अपना एक मकाम है, मैं ख़ुद इलाहाबाद के अंदर भी और लखनऊ के अंदर भी इनसे मिलता रहा हूँ, और इनकी हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने काफ़ी जलवे देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आप आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में, और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो अधिवक्ता है, तहसील स्तर से अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, और इन्होंने आश्वस्त किया है इन अधिवक्ताओं को कि उनकी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा कराया जाएगा। टोल टैक्स, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल क्लेम जैसी बहुत नीडी, बहुत ज़रूरत है, उनके लिए वो हमेशा से उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कह दी, हालांकि वो पूर्व से ताल्लुक़ रखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, इस बाबत भी उन्होंने समर्थन अपना जताया है। बने रहिएगा, और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।